बाकी सब नहीं है। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? जी सर। ठीक है, क्लास स्टार्ट करें फिर। अमनदीप नहीं है। प्रोबेशन और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट करेंगे आज। प्रोबेशन और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, अब आज हम करेंगे जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के बारे में। ठीक है, तो ये एक्ट किसके लिए बना हुआ है, इसका क्या पर्पस है, इसके कुछ केस लॉज है, तो उसको आज करेंगे हम। सबसे पहले ये ध्यान रखना, ये एक्ट कौन सी तारीख को, इसमें देखो इसको इन्फोर्समेंट की कोई डेट नहीं है इसकी, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग डेट को इन्फोर्स हुआ। हमें तो सिर्फ इसकी इनेक्टमेंट डेट पता होनी चाहिए, 16 मई 1958। बाकी इन्फोर्समेंट की डेट इसकी हर स्टेट की अलग अलग है, तो हमें वो डेट याद करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो इन्फोर्समेंट की डेट आपको याद नहीं करनी है इसकी। आपको इतना ही याद रखना है इनेक्ट कब हुआ था, ये 16 मई 1958 को। ठीक है, तो द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। ठीक है, 16 मई 1958 को ये इनेक्ट हुआ था। अब इसका पर्पस क्या है, ये एक्ट बना किसके लिए, मेन पर्पस क्या था? तो इस एक्ट का मेन पर्पस ये था कि हमें किसी सभी ऑफेंडर को प्रोबेशन पर छोड़ना या फिर ड्यू एडमोनिशन पर छोड़ने के लिए ये एक्ट बना हुआ है, ताकि कोई व्यक्ति परवीक्षा पर छोड़े या फिर उसको भत्सना के पश्चात, इसे ड्यू एडमोनिशन कहते हैं। इसका मतलब होता है कि उसको डांट फटकार के छोड़ देना कोर्ट की तरफ से। तो ये इसके बारे में प्रोविजन है, मेन इसी के आगे पीछे पूरा एक्ट घूमेगा। इसका ये पर्पस होगा, इसमें कोर्ट भी बताएंगे, इसमें प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटियां भी बताएंगे, ये सब चीजें चलेगी इसमें। ठीक है, सिंपल सा एक्ट है ये, कोई ज्यादा सेक्शन है नहीं इसमें, छोटा सा एक्ट है, 19 ही सेक्शन है टोटल इसमें। तो ध्यान रखना, 1 से लेकर 19 सेक्शन है टोटल इसमें। ये पहली चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, अब हम देखेंगे इस एक्ट का सबसे पहले सेक्शन 1 से लेकर पूरे 19 तक सेक्शन देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे इसको। ठीक है, सिंपल सिंपल से जो मेन प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट होगी वो चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखो इस एक्ट का, ये एक्ट क्या बना था, इस एक्ट का नाम था द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। तो इसकी डेट याद रखनी है आपको, 16 मई 1958। ठीक है, और संपूर्ण ये सभी पूरे भारत पर लागू है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर वाली चीज हट गई, और हर स्टेट की अलग अलग डेट थी, तो राजस्थान पे कब लागू हुआ ये याद करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ उसकी नेक्स्ट डेफिनेशन में। तो देखो इसकी डेफिनेशन का जो क्लोज बी है ना, वो इंपॉर्टेंट है। आपके प्री में पूछ सकता है कि प्रोबेशन ऑफिसर की डेफिनेशन कहाँ दी रखी है, तो 2 के बी क्लोज में। ये ध्यान रखना आप, मेन यही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी आप छोड़ दो भले ही, कोई मतलब नहीं है। और इसका जो डी क्लोज है ना, इस डी क्लोज में कह दिया कि जहां पर भी, यहाँ डिफाइन नहीं है किसी भी वर्ड का, लेकिन हमारी सीआरपीसी में डिफाइंड है, तो हम क्या मीनिंग मानेंगे, तो सीआरपीसी में। ठीक है, तो 2B और 2D ये दो ही इसके क्लोज इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 2D में सीआरपीसी आईपीसी नहीं है, ध्यान रखना। आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन कहां पर है, आप आईपीसी का भी ऑप्शन दे देगा जो आईपीसी में परिभाषित हो, आप वो गलत कर जाओगे। यहाँ पर सीआरपीसी दे रखा है डी में, जो सीआरपीसी में डिफाइंड है, और इसमें इस एक्ट में डिफाइंड नहीं है, तो जो सीआरपीसी में जो मीनिंग है वही उसका मीनिंग लेंगे। ठीक है, तो 2D याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सी चीज थी, 2 सेक्शन हो गए। अब आ जाओ सेक्शन 3 में, जिसको कहते हैं भर्त्सना या कहते हैं एडमोनिशन। कि भर्त्सना के पश्चात किसी व्यक्ति को छोड़ना, तो भर्त्सना क्या होती है, कौन से मैटर पर लागू होती है, कोर्ट इसमें क्या करता है, तो उसके बारे में क्या प्रोविजन है, तो सेक्शन 3 देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 3 और सेक्शन 4। ड्यू एडमोनिशन सेक्शन 3 में है, और प्रोबेशन
पे छोड़ना, गुड कंडक्ट के ये बॉन्ड भरवा के प्रोबेशन पे छोड़ना, वो सेक्शन 4 में। ठीक है, तो 3 और 4 याद रखना आप दोनों। अब 3 में क्या कहता है, देखो 3 में ये कहता है कि भी if when any person is found to guilty of having committed an offense, कोई भी व्यक्ति जो आईपीसी के जो धाराएं यहाँ पर दे रखी है उनमें कोई भी ऑफेंस करता है तो उसको हम भर्त्सना के पश्चात या एडमोनिशन के पश्चात छोड़ सकते हैं। हम कब छोड़ सकते हैं, कौन कौन सी धाराएं हैं, तो ये धाराएं आपको याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि धारा इसमें कौन सी शामिल नहीं है, तो ये आप ध्यान रखना। सबसे पहले इसमें बताया 379 मतलब चोरी, फिर 380, 381, 380 में वो घर में चोरी करता है, 381 में ये सब चीजें आगे ये भी चोरी का प्रोविजन है। तो चोरी के लिए 3 सेक्शन है, 379, 380 और 381 उन कंडीशन में। और 404 में क्या है, क्रिमिनली मिस एप्रोप्रिएशन है, जब उसका कोई सर्वेंट हो या फिर उसके साथ का कोई प्रॉपर्टी पर हो तो वो करता है। तो 404 और 420 आपको बताइए, ठीक है, चीटिंग वाला प्रोविजन है तो 420। और कौन से, और कोई भी आईपीसी या फिर अदर लॉ में 2 साल से कम के सजा होनी चाहिए, या फिर फाइन या फिर दोनों। ठीक है, तो कौन कहां पर अप्लाई होगा, देखो सेक्शन याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 379, 380, 381, 404, 420 और 2 साल से कम के कारावास के या फिर जुर्माने के या फिर दोनों से पनिशेबल जो भी ऑफेंस हो गए उनमें ड्यू एडमोनिशन पे छोड़ा जा सकता है। मतलब सम्यक भर्त्सना के पश्चात उसको डांट फटकार के फिर छोड़ा जा सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और इसके लिए क्या जरूरत है कि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, पूर्व दोष सिद्धि उसकी नहीं होनी चाहिए। यदि प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। पूर्व दोष सिद्धि ऐसे व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कब छोड़ेगा, तो कोर्ट कब छोड़ेगा, तो ये कहता है कि जब कोर्ट की जब राय है, कोर्ट को लगता है कि कोर्ट देखेगा उसको कि द कोर्ट by which the person is found guilty is of opinion that, क्या ओपिनियन होंगे, having regard to the circumstances of the case, वो मामले की परिस्थिति देखेगा कि क्या मामले में की परिस्थितियां क्या थी। फिर देखेगा नेचर ऑफ द ऑफेंस, अपराध का नेचर क्या था। फिर देखेगा कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, अपराधी का चरित्र क्या था। उसके आधार पर अपना ओपिनियन बनाएगा। फिर क्या कहेगा, या तो उसको पनिश करो, अपना ओपिनियन बनाएगा वो उसके आधार पर, ठीक है। तो वो देख लेगा अगर ये छोटा मोटा ऑफेंस है तो उसको छोड़ सकता है, वरना क्या करेगा, उसको दंडित करने का, या फिर या तो उसको दंडित नहीं करेगा, सेक्शन 4 में भी नहीं छोड़ेगा, तो उसको डांट फटकार के वो छोड़ सकता है उसको। तो वो ओपिनियन बनाएगा। इन 3 चीजों पे ध्यान रखना है, 3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 3 में। क्या है, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, द नेचर ऑफ द ऑफेंडर एंड द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। इन तीनों चीजों पर राय करने के पश्चात कोर्ट को लगता है कि उसको दंडित नहीं किया जाना चाहिए या फिर सेक्शन 4 में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, तो भर्त्सना के पश्चात उसको डांट फटकार के उसको छोड़ा जा सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखना, सेक्शन 3, ठीक है। अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन में इसमें। अब प्रीवियसली कन्विक्शन के बारे में से बता दिया क्या है। प्रीवियसली कन्विक्टेड हो गया कोई ऑफेंडर तो उसको सेक्शन 3 का लाभ नहीं दिया जाएगा। प्रीवियसली कन्विक्टेड के अंतर्गत इस धारा के अधीन या फिर धारा 4 के अधीन कोई भी पहले में देखो एक बार उसको सेक्शन 3 का दिन छोड़ दिया, भर्त्सना के पश्चात छोड़ दिया, वापस वो ऑफेंस करता है ना, तो सेक्शन 3 का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इस धारा के अधीन या फिर धारा 4 के दिन उसको प्रोबेशन पे छोड़ दिया, फिर वो वापस ऑफेंस करता है, तो धारा 3 का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यही स्पष्टीकरण कहना चाह रहा है कि प्रीवियसली कन्विक्टेड हो गया तो इस धारा के अधीन या फिर धारा 4 के दिन उसके विरुद्ध कोई पूर्व में आदेश भी दिया है तो फिर वो प्रीवियस कन्विक्टेड ही माना जाएगा, ठीक है। तो उसको नहीं छोड़ेंगे हम फिर। अब आ जाओ नेक्स्ट, रिलीज ऑन ए प्रोबेशन। आपके पावर ऑफ ए कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के आधार पर भी रिलीज किया जा सकता है ऑफेंडर को। तो ये सेक्शन 4 में डिफाइंड है। अब देखो सेक्शन 4 के जो ये 5 क्लोज हैं, 5 क्लोज आपको पता होने चाहिए, क्लोज वाइज पूछा जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है, यहाँ पर भी हमें क्लोज का इंपॉर्टेंस है हमारी। बाकी इतना डीपली नहीं पूछते, लेकिन हमें क्लोज वाइज तो ये देखना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भी कोर्ट को पावर है कि कुछ दशाओं में प्रोबेशन ऑफेंडर को गुड कंडक्ट के प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है। उनसे एक बॉन्ड भरवा लेंगे, भैया आप एक बॉन्ड भर दो, आप गुड कंडक्ट रखोगे तो कोर्ट उसको रिलीज कर सकता है सेक्शन 4 में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अभी कौन से ऑफेंस में करेगा, देखो सबसे पहले क्या होता है कि ड्यू एडमोनिशन पे छोड़ता है कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है, अगर उसके बाद क्या लगता है कि नहीं इसको प्रोबेशन, इसको हमें बॉन्ड भरवा के छोड़ना चाहिए,
तो सेक्शन 4 अप्लाई होता है। सेक्शन 4 ये कहता है कि कौन से ऑफेंडर को छोड़ेंगे, जिसने डेथ और एलआई से पनिशेबल कोई ऑफेंस नहीं किया हो। यदि डेथ और एलआई से पनिशेबल ऑफेंस किया है तो उसको हम नहीं छोड़ सकते सेक्शन 4 में। ठीक है, तो मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास से दंडित नहीं होना चाहिए वो ऑफेंडर। ठीक है, और कब छोड़ेगा, तो देखो सेम चीजें जो सेक्शन 3 में थी यहाँ पर भी वही चीजें आ गई। क्या कह रहा है, हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, नेचर ऑफ द ऑफेंडर और कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, इनको ध्यान रखने के बाद कोर्ट को लगता है कि इसको प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है, तो उसको कोर्ट पनिश नहीं करके ये डायरेक्शन देगा कि उससे बॉन्ड भरवाया जाए विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी। कितने साल के लिए, देखो इंपॉर्टेंट आ गई, 3 साल के लिए, और विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी दोनों है इसमें। ठीक है, और कोर्ट क्या करेगा, उसको बॉन्ड भर देगा और उसको कहेगा कि जब भी आपको प्रेजेंट होने के लिए कहा जाएगा आप प्रेजेंट होंगे, और उस दशा में आप पीस एंड अ गुड बिहेवियर रखोगे। इस कंडीशन पर ऑफेंडर को छोड़ा जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट वेरी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन इसका प्रोवाइडेड है, देखो इसका प्रोवाइडेड क्या कहता है, इसका प्रोवाइडेड कहता है कि द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज ऑफ ए ऑफेंडर अनलेस इट इज सेटिस्फाइड। कोर्ट किसी भी ऑफेंडर को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो एक चीज सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा, कोई भी ऑफेंडर या फिर उसका श्योरिटी, अगर उसका जो प्लेस ऑफ रेजिडेंट है ना, या फिर जहां पर वो रेगुलरली ऑक्यूपेशन करता है, ठीक है, रेगुलरली ऑक्यूपेशन करता है, तो वह न्यायालय जिसकी अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है, उस मतलब जिस कोर्ट जहां पर रह रहा है ना, उसकी रहने की संभावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पर उसकी रहने की संभावना नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा कि जैसे वहां पर गुड करने के लिए किसी स्थान पर वो बिजनेस कर रहा है, तो कोर्ट ये कहेगा कि भी उसी स्थान पर वो रह रहा है उस समय, और वहां पर भी उसका चाहे उसका निवास स्थान हो, चाहे उसका बिजनेस का प्लेस हो, वहां पर उसकी रहने की संभावना होगी ना, तो वो कोर्ट उसको बॉन्ड देगा कि भैया आप हमें ये प्रूव करो कि आप यहीं पर ही रहोगे, तब जाकर ये बॉन्ड कोर्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। तो उसका मतलब यही कहना चाह रहा है इसमें कि जो भी प्लेस ऑफ रेजिडेंट है या फिर जहां पर भी वो रेगुलरली ऑक्यूपेशन करता है, बिजनेस करता है, तो वहां पर उस जिस तारीख को, जैसे 3 साल का बॉन्ड है तो उस समय वहां पर उसी समय वहीं रहे, तभी वो बॉन्ड भरवाएगा उससे। अगर वो कहीं और चला गया है तो फिर कोर्ट उसको ये सेक्शन 4 का लाभ नहीं देगा। कोर्ट को ये रहेगा ना, उसकी संभावना होनी चाहिए उस स्थान पर रहने की, तभी कोर्ट क्या करेगा, उससे बॉन्ड भरवाएगा। ठीक है, अदरवाइज उसको ये सेक्शन 4 का लाभ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर रहने की संभावना के ऑफेंस ऑब्वियसली जहां रहेगा वहीं करेगा। अब तो गुड कंडक्ट उसको इस स्थान पे कहा है तो उस स्थान पे वो रहना चाहिए, चाहे वो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस हो, चाहे उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंट हो, कहीं भी हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब देखो इसमें आ जाओ दूसरे क्लोज में क्या कहता है। अब देखो दूसरा क्लोज ये कहता है कि जो जो सब क्लोज एक का जो ऑर्डर है ना, तो कोर्ट ऐसे ऑर्डर देने से पहले जो प्रोबेशन ऑफेंडर है, ऑफिसर है ना, प्रोबेशन ऑफिसर, उससे एक रिपोर्ट मंगाएगा कि देखेगा क्या उसको क्या उसको बॉन्ड पर छोड़ा जा सकता है। तो किससे रिपोर्ट मंगाता है कोर्ट, देखो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। अब आपके पास ऑब्जेक्ट ऑप्शन में आ जाएगा कि भी किससे रिपोर्ट मंगाता है, रिपोर्ट किससे रिपोर्ट मंगवाएगा कोर्ट, तो आप 2-3 एक ऑप्शन दे देगा, उसमें एक ये भी होगा प्रोबेशन ऑफिसर। तो जो भी जो सब क्लोज 1 में ऑर्डर देने से पहले रिपोर्ट किससे मंगवाएगा, प्रोबेशन ऑफिसर से मंगवाएगा, जो हमने पढ़ा था पीछे, अभी मैंने बताया था ना, कौन से क्लोज में था प्रोबेशन ऑफिसर, बताओ। यस, 2B में। ठीक है, तो 2B में ये क्लोज था। ठीक है, तो 2B में बताया वही प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट मंगवाएगा, कौन, कोर्ट मंगवाएगा। ठीक है, तो दूसरे क्लोज में प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट मंगवाना, शॉर्ट में लिख लेना इसको। अब तीसरे क्लोज में आ दो। अब देखो तीसरे क्लोज में क्या कहता है, तीसरे क्लोज में कहता है कि भाई एक पर्यवेक्षण आदेश पारित करता है यहाँ पर। ठीक है, पर्यवेक्षण आदेश पारित करता है यहाँ पर, कौन करता है, ये यहाँ पर कोर्ट ही पारित करेगा पर्यवेक्षण आदेश। इसको कहते हैं सुपरविजन ऑर्डर कह सकते हो आप इसको, सुपरविजन ऑर्डर, जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि हमें अपराधी को ऐसे प्रोबेशन में छोड़ने के अतिरिक्त एक सुपरविजन ऑर्डर भी पारित करना उचित है, तो वहां पर क्या करेगा कोर्ट, डायरेक्ट करेगा। कोर्ट क्या डायरेक्ट करेगा कि आप एक प्रोबेशन ऑफिसर के पर्यवेक्षण, उसको जैसे जिस ऑफेंडर को छोड़ा है ना, उसको डायरेक्ट करेगा, एक सुपरविजन ऑर्डर डायरेक्ट करेगा, उसको कहेगा आप प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में 1 साल तक रहिए। इट मीन्स के जहां पर वो अपराधी रह रहे हैं ना, वहां का जो भी प्रोबेशन ऑफिसर होगा, वहां पर
एक सुपरविजन ऑर्डर भी पारित कर देगा, पर्यवेक्षण आदेश कहते हैं इसको, तो उसको कहेगा कि आप 1 साल तक इस प्रोबेशन ऑफिसर के अंडर में रहिए, इस शर्त पर ही आपको हम बॉन्ड पे छोड़ेंगे। तो एक पर्यवेक्षण आदेश भी पारित कर सकता है। कौन पारित करेगा? कोर्ट करेगा। किसको करेगा? अपराधी को प्रोबेशन पे छोड़ा जा रहा है उस ऑफेंडर को करेगा। क्या करेगा कि आप इस पर्यवेक्षण अधिकारी के पर्यवेक्षण में 1 साल तक के लिए रहिए। कितने साल से? 1 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये तीसरा क्लोज में 1 साल है। सुपरविजन ऑर्डर पर्यवेक्षण आदेश लिख लो उसको, ठीक है। तीसरे क्लोज में पर्यवेक्षण आदेश 1 साल, सुपरविजन ऑर्डर 1 ईयर, बस इतना याद रख लेना आप। उसको कौन करेगा? कोर्ट करेगा इसमें, ठीक है। इसके लिए किसके पर्यवेक्षण में रहेगा? पर्यवेक्षण अधिकारी के। तो ये चीज ध्यान रखना। अब चौथा क्लोज में आ गया, इस सुपरविजन ऑर्डर में क्या क्या होगा? कुछ शर्तें होगी। तो हाँ भैया, इसमें कुछ शर्तें होगी। सुपरविजन ऑर्डर में क्या शर्तें होंगी? तो चौथे क्लोज में बता दिया कि भी इसमें शर्तें होगी कि कुछ स्पेसिफाई कंडीशन को फॉलो करेगा। जो भी कोई भी मादक पदार्थ जो भी होते हैं ना, ये नशीले पदार्थ, ये सब चीजें नहीं लेगा, ठीक है। और कोई भी अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, वापस बार बार अपराध नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होगी। मतलब जो भी गुड पीस बनाने के लिए होती है चीजें, वो भी एकदम सिंपल सी सेंस में समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आप वो मादक पदार्थ मतलब ये इंटॉक्सिकेशन नहीं लेगा वहां पर, ये हमारी कुछ कंडीशंस होगी, इस कंडीशन को फॉलो करेगा, वैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो जो भी शर्तें होगी, जो भी रीजनेबल शर्तें होगी, उसको फॉलो करना उसके लिए जरूरी होगा। तो चौथे क्लोज में सुपरविजन ऑर्डर की कुछ शर्तें बता दी। अब 5 और क्लोज आ दो, लास्ट है, ठीक है। और ऐसा कोई भी प्रोबेशन, ऐसा कोई भी सुपरविजन ऑर्डर दे दिया, ठीक है, तो उसकी एक कॉपी दी जाएगी। किस किस को दी जाएगी? अपराधी को दी जाएगी, उसके सिक्योरिटी को दी जाएगी, और प्रोबेशन ऑफिसर को दी जाएगी, ठीक है। मतलब उसके जो भी शर्तें, निर्बंधन, जो भी कुछ है, जो सुपरविजन ऑर्डर है, उसको अपराधी को समझा देंगे, उसके प्रतिनिधि को समझा देंगे, और जो भी प्रोबेशन ऑफिसर होगा उसको तुरंत एक सुपरविजन ऑर्डर की एक प्रति दे दी जाएगी, ठीक है। इसकी कॉपी के बारे में बात कर रहा है कि इनको कॉपी देंगे। हम किसको देंगे? अपराधी को देंगे, इसको सिक्योरिटी को देंगे, और प्रोबेशन ऑफिसर को उसकी कॉपी दे देंगे। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? क्लियर? समझ में आ रहा है ना? जी सर। ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन 5 पे। अब देखो सेक्शन 5 ये कहता है कि पावर ऑफ ए कोर्ट टू रिक्वायर रिलीज ऑफेंडेड टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट। तो कोर्ट की पावर है कि अपराधी से कुछ कंपनसेशन और कॉस्ट वसूल कर सकता है, उसको कह सकता है कि आप कंपनसेशन दीजिए किसी। तो यहाँ पर ये कह रहा है सेक्शन 5 में। तो ये सेक्शन 5 में क्या है? प्रतिकर और खर्चे के बारे में आदेश है। किससे वसूलेगा? अपराधी से वसूलेगा। कौन वसूलेगा? कोर्ट वसूलेगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये क्या करेगा? सेक्शन 3 और 4 के दिन कोई भी अपराधी को छोड़ने से पहले कोई भी डायरेक्शन देता है कोर्ट, तो उसके अतिरिक्त एक एडिशनल ऑर्डर भी दे सकता है। सेक्शन 3-4 का तो ऑर्डर देता ही है, साथ में एक एडिशनल ऑर्डर भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑफेंडर को हम छोड़ रहे हैं ऑन प्रोबेशन पर या फिर ऑन ड्यू एडमोनिशन पर छोड़ रहे हैं। तो हम कुछ शर्तें दे देंगे उसको। क्या शर्तें देंगे? कि भैया आप जो भी आपने ऑफेंस किया उसके कंपनसेशन दो आप उसको। जिस व्यक्ति के समझ में आपने हानि पहुंचाई है, उसको क्षति की है, उसको लॉस किया, डैमेज किया, इंजरी की है, उसको आप कंपनसेशन दो। एक तो रीजनेबल कंपनसेशन दिला सकता है अपराधी से को पहली। दूसरा कह रहा है कि भी कोई कॉस्ट लगी है उसकी, जो भी विक्टिम है उसको कोई कॉस्ट लगी है, तो उसकी कॉस्ट भी उससे दिला सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज कह रहा है इसमें। अब इसका जो दूसरा क्लोज है ना, ये क्या कह रहा है कि ये जो रकम है ना, जो भी ये अमाउंट, वो सीआरपीसी के 386 और 387 के दिन जुर्माने के रूप में वसूल किया जाएगा। तो अब 386 387 यहाँ पर लिख रखा है, लेकिन अब ये चेंज हो गया हमारे सीआरपीसी को, कि उस समय 1898 वाली सीआरपीसी के बारे में सेक्शन था। अब जो सेक्शन है ये 421 व 424 हो गया। तो ठीक है, तो 386 387 को हटाकर 421 और 424 कर लो। सर 422 नहीं है क्या? 421 424 होगा, क्योंकि देख लेंगे एक बार। 424 ये मेरे साथ, ठीक है। तो 386 387 हट गया है, तो इसको हटा दो आप, और 421 से 424 वाला मिल गया। अब तीसरा क्लोज आ गया इसमें। तीसरा क्लोज ये कह रहा है इसमें कि अगर कोई भी सिविल कोर्ट में आपने कोई कंपनसेशन वसूल कर लिया है, तो यहाँ पर हम उसको कैलकुलेशन में ले लेंगे। सिंपल सी बात है, सिविल कोर्ट में जो होगा उसको हम यहाँ पर वसूल कर लेंगे। हम देख लेंगे फिर उसके जो भी अनुपात में होगा उस हिसाब से हम दे देंगे, ठीक है। तो सिविल कोर्ट वाला ध्यान रखना तीसरे क्लोज। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट था। अब आ दो सेक्शन 6, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो कंपनसेशन ध्यान रखना, ये विक्टिम से दिलाते, विक्टिम को दिलाते हैं, किससे दिलाएंगे, एक्यूज से दिलाएंगे, ऑफेंडर से दिलाएंगे, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। अब सेक्शन 6 पे आ जाओ। ये कह रहा है कि 21 साल से कम का कोई अपराधी होगा, उसको कारावास में कुछ, उसको अगर हमें इम्प्रिजमेंट देना है तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, हम इसको सीधा इम्प्रिजमेंट नहीं दे सकते, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या निर्बंधन है उसमें, तो ये कह रहा है कि भी कोई भी 21 साल से कम का एज का कोई भी पर्सन है, उसको इम्प्रिजमेंट नहीं दोगे आप। क्यों नहीं दोगे, अगर लेकिन उसको आजीवन कारावास से दंडित नहीं होना चाहिए, यदि वो लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल है ना, तो उसको देंगे हम इम्प्रिजमेंट, तो उसको नहीं छोड़ेंगे। उसको छोड़ के उससे नीचे के जितने भी ऑफेंस है उसमें हम उसको सीधा इम्प्रिजमेंट नहीं देंगे, कुछ कंडीशन पे देंगे। कब देंगे, तो हम ऐसा ऑर्डर देने से पहले कोर्ट को ये अपना एक समाधान लिखना पड़ेगा। वही 3 चीजें आएगी, देखो यहाँ पर भी नेचर ऑफ द केस के जो सर्कमस्टांसेस होंगे केस के, वो नेचर ऑफ द ऑफेंडर और नेचर ऑफ द ऑफेंस, इस सबको ध्यान में रखते हुए यदि कोर्ट को लगेगा सेक्शन 3 या 4 के अधीन व्यवहार करना इसके साथ उचित नहीं है, तो देखो यहाँ पर मस्ट है, यहाँ पर सेल वर्ड यूज किया, इट सेल रिकॉर्ड इट्स रीजन, उसको अपने रीजन लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर 21 साल से कम के व्यक्ति को आप कारावास की सजा दे रहे हो, इम्प्रिजमेंट दे रहे हो, अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं, लाइफ इम्प्रिजमेंट है तो वहां पर रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, लाइफ इम्प्रिजमेंट का ऑफेंस है तो वहां पर ये सेक्शन से अप्लाई नहीं होगा। अदर उसके लाइफ इम्प्रिजमेंट से कम जितने भी ऑफेंस है, उन मैटर में यदि आप किसी भी 21 साल से कम के व्यक्ति को अगर आप इम्प्रिजमेंट दे रहे हो, तो आपको रीजन लिखने पड़ेंगे क्यों नहीं इसको 3 और 4 के दिन छोड़ा गया। तो ये सेल वर्ड यूज किया, तो ये चीज ध्यान रखना, उसको रीजन लिखने ही पड़ेंगे। अब इसके दूसरे क्लोज में आता हूं, दूसरा क्लोज भी सिंपल सा है कि दूसरा क्लोज कहता है कि भी जहां पर धारा 3 और 4 के दिन, सेक्शन 3 और 4 के दिन कोई भी व्यवहार नहीं किया गया, क्या अपराधी, तो वहां पर क्या करेगा कोर्ट, कोर्ट क्या करेगा, प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट मंगाएगा। देखो यहाँ पर भी रिपोर्ट मंगाने वाली बात आ गई। एक हमने वहां पर पढ़ा था रिपोर्ट मंगाने की, कहां पर पढ़ा था, 4(2) में और एक 6(2) में, ठीक है, दोनों में ही प्रोबेशन ऑफिसर से रिपोर्ट मंगा रहा है कोर्ट। कोर्ट रिपोर्ट मंगवाएगा और क्या देखेगा, कोर्ट देखेगा कि अपराधी का कैरेक्टर कैसा है, उसी की फिजिकली मेंटल कंडीशन क्या है, उस पर विचार करने के बाद ही कोर्ट अपना फाइंडिंग रीजनिंग लिखेगा कि इसको कारावास सजा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, इसको 3-4 के दिन छोड़ा जाना चाहिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, करेक्टर ऑफ ऑफेंडर और फिजिकल और मेंटल कंडीशन लिखा हुआ है। फिजिकल मेंटल कंडीशन सिर्फ यही भी है, बाकी सब में क्या था, केस का सर्कमस्टांसेस, नेचर ऑफ द ऑफेंडर, और ये जो भी अपराध का अपराधी करेक्टर ऑफ ऑफेंडर और नेचर ऑफ द ऑफेंस, ये चीज थी। यहाँ पर एक चीज अलग आ गई, फिजिकली मेंटल कंडीशन पर भी विचार करेगा तो ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है आपसे, तो यहाँ पर फिजिकल और मेंटल कंडीशन भी होगी, उसको विचार करने के बाद ही कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या उसको हमें 3-4 के दिन छोड़ेंगे या नहीं छोड़ें, या उसको कारावास दे या नहीं, या उसको, ठीक है, तो ये चीज उस समय विचार करेगा। तो ये होगी 4(2) और 6(2). अब आ जाओ सेक्शन 7 में। ये जो रिपोर्ट होगी ना प्रोबेशन ऑफिसर की, रिपोर्ट क्या होगी, कॉन्फिडेंशियल होगी। कॉन्फिडेंशियल होगी तो देखो इसमें 4(2) और 6(2) इसमें लिखा हुआ सीधा सा, ये जो रिपोर्ट होगी कॉन्फिडेंशियल होगी, शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, आप गोपनीय रखोगे इसको, किसी को प्रकट नहीं करोगे, तो ठीक है, तो सेक्शन 7 में गोपनीय रिपोर्ट है। लेकिन देखो वेरी इंपॉर्टेंट इसका प्रोवाइडेड है, लेकिन कोर्ट को ये लगता है कि कम्यून उसका जो सब्सटेंस है उसका कम्युनिट अपराधी को कम्युनिकेट किया जाना जरूरी है, उसका सार अपराधी को बताया जाना जरूरी है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, वो अपना साक्ष्य दे सके, उचित अवसर मिल सके, तब वो क्या होगा, ऐसी बात उसको बताना उचित होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भी ये क्या कहना चाह रहा है, कम्युनिकेट द सब्सटेंस देयर ऑफ द ऑफेंडर मे गिव एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोडक्टिंग सच एविडेंस मे बी रिलेवेंट टू द मैटर स्टेटेड इन द रिपोर्ट। तो मतलब ये कह रहा है कि उस दशा में गोपनीय नहीं होगी जब अपराधी को उसका सार संशोधित किया, जो भी सब्सटेंस होगा ना उसको उसके संशोधित किया जाना जरूरी है, ताकि वो अपने क्या कर सके, साक्ष्य पेश कर सके, अपने 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 फेवर में जो भी साक्ष्य पेश करना चाहता है उसकी हेल्प करने के लिए, तो ऐसा किया जा सकता है। और वो तो उस समय रिलीवेंट होगी, उस समय वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगी। बस ये ध्यान रखना, इसकी लैंग्वेज ध्यान रखना बस, आप और कुछ नहीं पूछेंगे इसमें। बाद सेक्शन 8 में वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन, तो इसमें परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। तो कौन करेगा, तो ऑब्वियसली जिसने ये प्रोबेशन का ये ऑर्डर देता कौन है, तो कोर्ट देता है।
तो कोर्ट ही करेगा इसमें वेरिएशन, लेकिन किसकी एप्लीकेशन पर करेगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो आप या फिर ऑफेंडर एप्लीकेशन ही लगाएगा, प्रोबेशन ऑफिसर एप्लीकेशन लगाएगा। प्रोबेशन ऑफिसर ऐसी एप्लीकेशन लगाएगा कि वेरिएशन किया जाए प्रोबेशन की कंडीशंस में, तब कोर्ट इसको वेरिएशन के लिए कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। किसके एप्लीकेशन पर? ऑन द, देखो एप्लीकेशन ऑफ ए प्रोबेशन ऑफिसर टू बी और सेक्शन 13 वाला ऑफिसर के द्वारा एप्लीकेशन करने पर कोर्ट को लगता है कि सेक्शन 4 के दिन कोई भी, और जहां पर कोई भी बॉन्ड पारित किया गया है, अपराधी, देखो क्या लिखा है इसमें, देखो इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड द पब्लिक, दोनों के हित में है कि भी उसमें कुछ शर्तें में परिवर्तन किया जाए, दोनों के, अपराधी के, ऑफेंडर के एंड पब्लिक के इंटरेस्ट में है। ठीक है, ठीक है, तो उस दशा में उसमें परिवर्तन कर सकता है। और क्या लिखा है इसमें आगे इसने, और इसमें लिखा है इसने आगे कि इट मे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द बॉन्ड इज इफेक्टिव वेरी द बॉन्ड बाय एग्जिस्टिंग और डिमिनिशिंग द ड्यूरेशन देयरऑफ। सो तो ये कह रहा है कि तो ऐसा वेरिएशन है ना, आप ऐसा नहीं करोगे कि आप 3 साल से ज्यादा का प्रोबेशन हो जाए, ये कहना चाह रहा है। तो आप वेरिएशन ऐसा नहीं करोगे कि जैसे प्रोबेशन की जो बॉन्ड भरा है 3 साल का, आप वेरिएशन ऐसा ही करोगे कि मूल आदेश होगा ना, जिस तारीख को वो ऑर्डर, जो प्रोबेशन के जो भी ऑर्डर निकला था, जो भी उसने बॉन्ड भरा था, उसे 3 साल से अधिक का विस्तारित नहीं करोगे आप। ऐसा नहीं है कि आप वेरिएशन करके उसके टाइम पीरियड को आगे बढ़ा दो, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं करोगे आप। ठीक है, और जो भी रीजनेबल होगा कोर्ट को लगता है तो वहां पर बॉन्ड की शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मे वर्ड यूज किया, ध्यान रखना, कर सकेगा, मे वर्ड यूज किया इसने, शैल वर्ड यूज नहीं किया। ये कोर्ट कहेगा, कोर्ट को लगेगा तो कर सकेगा, अदरवाइज कोर्ट मना कर देगा कि नहीं इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेकिन इसमें बॉन्ड की ऐसा नहीं है कि बॉन्ड का 3 साल का पीरियड भी आगे बढ़ा दो, आप वैसा नहीं कर सकते, इसमें ये कह रहा है 8वें क्लोज में। अब इसका प्रोवाइडेड क्या कहता है कि ऐसा कोई भी वेरिएशन है ना, तो ऑब्वियसली राइट ऑफ हियरिंग होगा, तो दूसरे पक्षकार को अपॉर्चुनिटी दोगे आप कि हियरिंग करने का, तो सुनवाई का अवसर देने के बाद ही करोगे आप। ऑब्वियसली अपराधी को या फिर प्रतिभू को जो भी होगा उसको सुनवाई का अवसर देने के साथ ही ऐसे शर्तों में परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, तो उनको सुनने बिना नहीं करोगे आप। अब आ गया देखो दूसरे क्लोज में आता हूँ। दूसरा क्लोज क्या कहता है कि कोई भी, दूसरा क्लोज कहता है कि भी कोई भी, दूसरा क्लोज कहता है कि भी जहां पर भी कोई भी प्रतिभू है, कोई भी सियोरिटी है, यहाँ पर नया बॉन्ड की बात करते हैं, न्यू बॉन्ड वाली बात करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो न्यू बॉन्ड होता है ना, फ्रेश बॉन्ड लिख लो इसके ऊपर, फ्रेश बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी प्रतिभू है वो कहता है कि भैया मैं तो अपनी सियोरिटी वापस लेता हूँ, कोई भी सियोरिटी है अपनी सियोरिटी वापस ले रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, ऑफेंडर से क्या फ्रेश बॉन्ड दो, और यदि वो ऑफेंडर फ्रेश बॉन्ड नहीं भरता है तो कोर्ट क्या करेगा, उसको पनिश कर देगा, जिसको जो भी ऑफेंस है उसका, उसमें पनिशेबल, जो भी अपराध किया है उसने उसमें पनिशेबल कर देगा उसको। अदरवाइज फ्रेश बॉन्ड लाओ, नहीं तो आपको जो भी सजा है वो दे देंगे हम। तो ठीक है, तो ये न्यू फ्रेश बॉन्ड के बारे में। अब आ जाओ नेक्स्ट, तो तीसरा क्लोज है ना, तीसरा क्लोज देखो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप भी रखा है एक बार, यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि भी जहाँ पर कोर्ट को लगता है कि सेक्शन 4 के दिन कोई भी आदेश दिया गया है, तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोबेशन ऑफेंडर ऑफिसर, अपराधी का कंडक्ट ऐसा है कि कोर्ट को लगता है कि उसको सुपरविजन में रखना अननेसेसरी है, तो क्या कर देगा, डिस्चार्ज ऑफ द बॉन्ड कर देगा। कौन करेगा, कोर्ट करेगा। ठीक है, देखो ये ध्यान रखना, डिस्चार्ज ऑफ द बॉन्ड तीसरे क्लोज में, कोर्ट डिस्चार्ज भी कर सकता है बॉन्ड से, कोर्ट को लगता है कि इसको सुपरविजन में रखना फालतू कोई मतलब नहीं है, तो डिस्चार्ज कर देगा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्चार्ज ऑफ बॉन्ड के बारे में भी प्रोविजन है। तो देखो तीनों क्लोज याद रखना, पहले क्लोज में तो क्या था, वेरिएशन ऑफ द बॉन्ड, दूसरे क्लोज में क्या क्या था, फ्रेश बॉन्ड, तीसरे क्लोज में क्या था, डिस्चार्ज ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो तीनों क्लोज याद रखना आपको, ये चीज हो गई इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन 9 में। देखो सिंपल सा छोटा सा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। सेक्शन 9 में आ जाओ, ये कहेगा प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर फेलिंग टू द ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ बॉन्ड, जहां पर भी अपराधी बॉन्ड की शर्तों का पालन करने में असफल रहता है तो उस समय क्या होगा, यदि शर्तों का पालन करने में असफल रहेगा तो कोर्ट क्या करेगा, गिरफ्तारी वारंट जारी कर देगा, कह देगा उसको पकड़ के लाओ, या फिर समन निकाल देगा कि भैया आप आ जाओ कोर्ट में, आपने शर्तों का पालन नहीं किया तो हम उसके अब इस जो भी आपने अपराध किया उसके हिसाब से हम सुनवाई करके आगे आपको सजा देंगे। ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ पर असफल रहेगा, सेक्शन 4 के दिन कोई भी आदेश पारित किया, उसको कहा कि भी आप शर्तें पालन करो, ये करो,
और उसने पालन नहीं किया तो कोर्ट क्या करेगा, गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकता है और उसका समन भी जारी कर सकता है। ठीक है, और उसको जो भी सजा होगी उसके अपराध की वो उसको दे देगा। तो यहाँ पर पहले क्लोज में यही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो या इसकी रिपोर्ट पर ऑब्वियसली यहाँ पर सारा काम प्रोबेशन ऑफिसर का होगा, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पर, या अन्यथा कोर्ट को ये बिलीव हो जाता है कि शर्तों का पालन नहीं किया तो कोर्ट क्या करेगा, गिरफ्तारी वारंट जारी कर देगा या फिर समन जारी कर सकता है उसको प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और जैसे ही वो कोर्ट में हाजिर होता है और लाया जाता है उसको क्या करेगा कि आप जमानत दो, बेल दो, तो इसके दूसरे क्लोज में कह देगा प्रतिभूत सहित या फिर श्योरिटी, विदाउट श्योरिटी आप उसको बेल मंजूर करके उसको छोड़ भी सकता है। ठीक है, और तीसरे क्लोज में कह रहा है कि इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस, कोर्ट को लगता है कि बंदोबस्त जो भी बॉन्ड की शर्तें थी उसको फॉलो करने में असफल रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, ओरिजिनल ऑफेंस होगा उसके लिए दंडित कर देगा, मूल अपराध के लिए दंडित कर सकेगा। या क्या कर सकेगा, यदि देखो या तो मूल अपराध के लिए दंडित कर देगा उसको, जो भी उसने ऑफेंस किया उसके लिए, या क्या करेगा, यदि असफलता पहली बार हुई ना और बंद पत्र की जो भी शर्तें होगी उस पर कोई भी इफेक्ट डाले बिना 50 रुपए तक का जुर्माना वसूल कर सकता है उसे, फाइन, तो 50 रुपए, और आज ही 50 रुपए ही है। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखना है, या तो मूल अपराध के लिए दंडित कर देगा, और यदि क्या हुआ पहली बार हुई है, ठीक है, और बंद पत्र की शर्तों पे कोई एडवर्स इफेक्ट भी नहीं हुआ, छोटी मोटी गलती हुई, तो उसमें 50 रुपए का जुर्माना लेके उसको छोड़ देगा। ठीक है, तो मतलब उसको कंटिन्यू कर देगा उस अमाउंट को आगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है उसका। अब उसका चौथा क्लोज क्या कहता है, ठीक है, तो जहां पर भी जिसे 50 रुपए का जुर्माना नहीं दिया ना तो फिर मूल अपराध के लिए दंडित करेगा। चौथे क्लोज में ये कह रहा है कि जहां पर भी उसको फाइन दिया ना, जैसे इसमें कह रहा है 3B के दिन फाइन देने में असफल रहता है, तो अब 50 रुपए भी नहीं दोगे तो चलो भैया अंदर, फिर जो भी मूल अपराध किया उसके दिन पनिश किया जाएगा उसको। ठीक है, तो सिंपल सी बात कह रहा है, कोई ज्यादा खास नहीं है इसमें। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्रोविजन हैज टू द श्योरिटीज, प्रतिभूओं के बारे में उपबंध। 406, 514, 514A, B, 515, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आगे 121, 122, 121, 123 और 124, क्योंकि ये तो पुरानी सेक्शन थे ना जो CRPC 1898 की थी उसके हैं ये सेक्शन, ये तो अब नए आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट 11 में आ जाओ, बी कोर्ट कॉम्पिटेंट टू मेक ऑर्डर अंडर द एक्ट, अपील रिवीजन एंड पावर ऑफ ए कोर्ट इन अपील एंड रिवीजन। तो यहाँ पर अपील रिवीजन के बारे में, कोर्ट की पावर के बारे में है प्रोविजन। तो कुछ सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा कोई खास है नहीं इसमें, तो आप इतना ध्यान रखना है। इसमें पहले क्लोज में क्या कर रहा है कि जहां पर भी इस अधिनियम के कोई भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया अपराधी को ट्रायल करने और कारावास से दंडित करने के लिए सशक्त है कोई भी कोर्ट, या फिर कोई भी हाई कोर्ट या फिर अदर कोर्ट अपील रिवीजन में भी ऐसा आदेश दे सकते हैं, जो भी उसको कारावास देने के लिए सक्षम है वो, या फिर हाई कोर्ट या अदर कोर्ट अपील रिवीजन में भी, मतलब अपील और रिवीजन कोर्ट भी ये सेक्शन 3 और 4 का लाभ दे सकते हैं। ये चीज कह रहा है इसमें। ठीक है, पहले क्लोज में सिंपल सा कह दिया, जो भी ट्रायल कर रहा है वो कोर्ट भी, और हाई कोर्ट या फिर अपील एंड या फिर हाई कोर्ट या अदर कोर्ट जो भी अपील और रिवीजन की पावर यूज कर रहा है वो भी 3 या 4 का आदेश दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। और इसका दूसरा क्लोज क्या कहता है, दूसरा क्लोज ये कहता है कि जहां पर 3 या 4 के दिन कोई आदेश दिया गया, अपराधी का ट्रायल ऐसे कोर्ट के द्वारा किया गया जो अदर देन द हाई कोर्ट है, तो उसकी अपील कहाँ करोगे, जहां पर भी ऑर्डिनरी अपील होती है वहां पर अपील करोगे। सिंपल सी बात है, अपील के बारे में बोल रहा है कि कहां पर अपील करोगे, जहां पर ऑर्डिनरी अपील होती है वहां पर ही अपील करेंगे। तीसरा क्लोज में कह रहा है कि 21 साल से कम का कोई भी पर्सन है, कोई अपराध का दोषी पाया गया और 3-4 के दिन कोर्ट ने कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और उसने एक सजा, मतलब जैसे हमने सेक्शन 6 में पढ़ा था ना, 21 साल से कम होगा तो 3-4 के दिन आपको रीजन लिखने पड़ेंगे, लेकिन कोर्ट ने क्या कि रीजन भी नहीं लिखा और मना कर दिया और उसको एक इम्प्रीजमेंट का पनिशमेंट दे दिया। अब चाहे उस मैटर की अपील होती हो नहीं होती हो, कोर्ट कोर्ट या सुओ मोटो भी या फिर दोषित व्यक्ति या प्रोबेशन ऑफिसर के एप्लीकेशन करने पर मामले के रिकॉर्ड मंगवाएगा, परीक्षा करेगा और उसकी अपील, मतलब ऑटोमेटिक अपील भी कोर्ट सुओ मोटो भी सुन सकता है। यदि सेक्शन 6 में रीजन नहीं लिखे तो कोर्ट क्या करेगा, आपने पनिशमेंट दे दिया 21 साल से कम का है तो कोर्ट सुओ मोटो भी या फिर जो भी कन्विक्टेड हुआ उसके एप्लीकेशन पर या फिर प्रोबेशन ऑफिसर के एप्लीकेशन पर कोर्ट क्या करेगा, उसकी मैटर के रिकॉर्ड मंगाएगा और अपील करेगा, उसकी अपील सुन सकेगा। ठीक है, तो सीधा अपील यहाँ पर कोर्ट पूरी देख लेगा और अपने जो भी रीजनेबल ऑर्डर होगा वो पारित भी कर सकता है। ठीक है, और सेक्शन 3 और 4 के दिन कोई भी, ये चौथे क्लोज में क्या कह रहा है कि सेक्शन 3 और 4 के दिन कोई भी ऑर्डर दिया गया, अपीलेंट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट रिवीजन की शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या कर सकता है, ऐसे ऑर्डर को अपास कर सकता है, मतलब 3-4 के ऑर्डर को भी अपास किया जा सकता है और जो भी
अकॉर्डिंग टू द लॉ है उसके आधार पर उसको पनिश किया जा सकता है, जो भी उसने ऑफेंस किया उसके आधार पर उसको पनिशमेंट किया जा सकता है। लेकिन हाईकोर्ट और अपीलेंट कोर्ट कौन सा दंड नहीं देगा, जो अपराधी का जो ऑफेंस किया ना उससे ज्यादा का अधिक पनिशमेंट नहीं देगा। मतलब 379 का ऑफेंस किया, उसने चोरी किया है तो 3 साल की सजा है, तो 3 साल की सजा ही दोगे आप। ऐसा नहीं है कि आप उससे ज्यादा भी अपराध जो भी विधि में उस सजा है उससे ज्यादा दे दोगे। तो वो तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि भाई उससे ज्यादा सजा कोई दे भी नहीं सकता, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो यहाँ पर अपीलेंट कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में रेस्ट्रिक्शन दे रहा है प्रोवाइडेड में। ठीक है, तो ये चीज होगी। अब आ जाओ उसका सेक्शन 12 में आ जाओ, रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अटेस्टिंग टू द कन्विक्शन। अब जो भी दोषी से संबंध में कोई भी डिसक्वालिफिकेशन हो गया उसको हटाए जाने के बारे में प्रोविजन है। ये कह रहा है कि सेक्शन 3-4 के दिन किसी व्यक्ति के संबंध में कोई कार्रवाई की गई है तो डिसक्वालिफिकेशन से ग्रस्त नहीं होगा, मतलब दो निर्हता से ग्रसित नहीं होगा वो। तो उसका ये मेन यही चीज कहना चाह रहा है। ठीक है, तो मतलब निर्हता ही नहीं होगी, आप उसको अपराधी आप उसको मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना, प्रीवियसली कन्विक्टेड अगर उसको हो गया तो कोई डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगा कि वो किसी भी तरह का। यहाँ पर ये कह रहा है, तो ये चीज ध्यान रख लेना आपस में। 3-4 के दिन कोई भी होगा ना, लेकिन इसका प्रोवाइडेड है ना, ये क्या कह रहा है कि अगर किसी पर्सन को 4 के दिन कन्विक्टेड कर दिया गया, 4 के दिन बॉन्ड पे छोड़ दिया गया, तो उसके बाद अगर वो शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसको वापस जो भी मूल अपराध होगा उसके लिए दंडित किया जा सकता है। ठीक है, मूल अपराध के लिए उसको वापस दंडित किया जा सकता है। ये चीज कहना चाह रहे हैं यहाँ पर सेक्शन 12 में। अब आ जाओ सेक्शन 13 में, प्रोबेशन ऑफिसर है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट कौन करता है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 2-3 ऑप्शन और हो जाएंगे दो। तो ध्यान रखना है, इसको हमेशा अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट ही इसको अपॉइंट करती है प्रोबेशन ऑफिसर। ठीक है, ध्यान रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। स्टेट गवर्नमेंट ही इसको अपॉइंट करती है, सेक्शन 13 में दे रखा है। और सेक्शन 14 में इसकी ड्यूटीज है। तो 13-14 दोनों प्रोबेशन ऑफिसर है। 2B में भी हमने पढ़ा था, 13 में बताया हुआ था। तो कौन अपॉइंट करता है इसको, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। या फिर कौन करेगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर रिकॉग्नाइज एज द बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई ये हो ना कोई भी मान्यता प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो कोई भी व्यक्ति इसको अपॉइंट कर सकता है। और कोई सोसाइटी भी, कोई भी रिकॉग्नाइज सोसाइटी भी जो भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज हो, वो भी इसको अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना आप इसका। स्टेट गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है, फिर सोसाइटी रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट तो वो भी इसको प्रोबेशन ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है। और जहां पर भी इन एक्सेप्शन केसेस होंगे ना, असाधारण मामले होंगे, उनमें कोर्ट की राय के किसी पर्सन को विशेष परिस्थितियों में भी प्रोबेशन ऑफिसर नियुक्त किया जा सकता है। तो मतलब किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता है कोर्ट की राय। कोर्ट अगर राय दे देना कि आप ये एक अपवादिक परिस्थिति आ गई, हमें एक प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट करना है, और ये मिल नहीं रहा है, तो वहां पर भी कोर्ट किसी भी पर्सन, ठीक है, कोर्ट को लगे ना, तो वहां पर कोर्ट की राय तो किसी भी परिस्थिति में ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है। इन्हें को करता तो अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट या फिर उसकी रिकॉग्नाइज सोसाइटी है, लेकिन किसके कंट्रोल में रहता है ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, जिला मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में ये पर्सन रहेगा हमेशा, जिला मजिस्ट्रेट के। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट कौन होता है, कलेक्टर होता है। ठीक है, तो जिला मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहेगा। वहां पर कलेक्टर भी ऑप्शन आ जाए, जिला मजिस्ट्रेट भी आ जाए, जिला मजिस्ट्रेट करके आना है आपने। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में रहेगा वहां पर। कोई भी न्यायालय जैसे धारा 4 के दिन कोई भी आदेश दिया है, वहां जो जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण में जो नामिंग है सभी, मतलब जो भी प्रोबेशन ऑफिसर हो गया जिला मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज कह रहा है, तीसरे क्लोज में कह रहा है कंट्रोल के बारे में। अब आज उसकी ड्यूटीज, क्या क्या ड्यूटीज होगी, तो ड्यूटीज याद कर लेना, मेंस में आया हुआ है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है कि ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स। तो यहाँ पर भी हमें ऑब्जेक्टिव में 3 एक ड्यूटीज दे देंगे और एक अलग से दे देंगे, तो ड्यूटीज याद होनी चाहिए, क्या क्या ड्यूटीज है इसकी। इसकी ड्यूटी है सबसे पहले क्या, इंक्वायरी करने की। क्या इंक्वायरी करेगा, अपराधी के जो भी परिस्थितियां क्या है, उसका घर का माहौल क्या है। ठीक है, और कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो कोर्ट में रिपोर्ट भी देगा। ठीक है, अपराधी की परिस्थितियां क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या थे, उसके घर का माहौल क्या है, कैसा रहता था वो, उन सब परिस्थितियों की जांच करेगा और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार करेगा और कोर्ट को रिपोर्ट देगा। कोर्ट को रिपोर्ट देनी इसकी ड्यूटी होगी। और क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा प्रोबेशनर्स एंड अदर पर्सन, जो भी जो उसके सुपरवाइजर में रखे गए ना, उनको सुपरवाइज करेगा। और उनके लिए क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट ढूंढेगा, सुटेबल एम्प्लॉयमेंट ढूंढेगा उन अपराधियों के लिए। ठीक है, ये चीज हो गई। और क्या करेगा, और एडवाइस और असिस्ट करेगा ऑफेंडर को। कोर्ट ने जो भी सेक्शन 5 में जो होता है ना, वो जो हमने पीछे पढ़ा था हमने, कंपनसेशन देने के लिए, कोस्ट देने के लिए, तो उसको जो भी ऑफेंडर को एडवाइस करेगा और असिस्ट करेगा, उसकी मदद भी करेगा कि आप ऐसे ऐसे जुर्माना दो। ठीक है,
और सेक्शन और क्या कह रहा है इसमें, सेक्शन एडवाइस और असिस्ट क्या करेगा, सेक्शन 4 के दिन के मामले की परिस्थितियां होगी वहां पर एडवाइस सेक्शन 4 के दिन भी ये करेगा। देखो सेक्शन 4 में जो छोड़ा गया है ना पर्सन, उसको भी एडवाइस और असिस्ट करेगा, और अदर कोई भी ड्यूटी जो प्रिस्क्राइब होगी वो उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटी। और 15 में कह दिया प्रोबेशन ऑफिसर क्या है, पब्लिक सर्वेंट होगा, आईपीसी की धारा 21 के अधीन पब्लिक सर्वेंट होगा। तो ये चीज ध्यान रखना। और देखो इसका सेक्शन 16 में तो ये गुड फेथ वाला ध्यान रखना। गुड फेथ में कोई अगर आपने कार्रवाई की है तो उसको प्रोटेक्शन होगा। तो सेक्शन 16 गुड फेथ है, ध्यान रखना। ये सेक्शन भी पूछ सकते हैं। सेक्शन 17 में रूल्स है, ध्यान रखना। सेक्शन 17 में रूल्स कौन बनाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन बनाएगा, बनाएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन किसके अनुमोदन से, विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बना सकते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार केंद्र सरकार से अनुमोदन से, राज्य सरकार भारत सरकार के अनुमोदन से, ऐसे आ सकते हैं। तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन से, स्टेट गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से रूल बनाएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा बनेगा, ये ध्यान रख लेना आप इसका। ठीक है, 17 में रूल क्या क्या उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, छोड़ दो उसको। अब आ दो नेक्स्ट। ये कह रहा है कि भी कुछ सेविंग्स के बारे में प्रोविजन है, तो सेविंग के बारे में प्रोविजन क्या है सेक्शन 18 में। सेविंग के बारे में क्या है, तो देखो ये दो तीन एक एक्ट है, याद रख लेना। ये एक तो ये ना रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897 की धारा 37, और ये एंटी करप्शन एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 की धारा 52, और ये लॉ ये जो भी है जुवेनाइल ऑफेंडर और पोस्टल स्कूल्स, ये 4 चीजें याद रख लेना आप उसको। ठीक है, ये सब चीजें हैं, तो इन पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस एक्ट का, उनको सेविंग करेगा। ये अधिनियम वहां पर लागू नहीं होगा, जहां पर ये चीज लागू जाएगी वहां पर ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और लास्ट आ गया जहां पर भी देखो, लास्ट क्लोज इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, 19 सेक्शन ये कहता है कि ये एक्ट कहां पर अप्लाई होगा, जहां पर सीआरपीसी की धारा 300, देखो यहाँ पर लिख तो रखा है 562, इसकी जगह कर लो 360। सीआरपीसी की धारा 360 अप्लाई नहीं होती है वहां पर ये सेक्शन, मतलब या तो 360 लागू करो या फिर इस एक्ट को लागू करो, आप दोनों चीजें एक साथ लागू नहीं कर सकते। जहां पर ये एक्ट लागू गया वहां पर सीआरपीसी की धारा 360 लागू नहीं होगी, और जहां पर आप सीआरपीसी की धारा 360 लागू कर रहे हो वहां पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। हमारे स्टेट ने ये एक्ट अप्लाई कर रखा है, तो हमारे सीआरपीसी की धारा 360 लागू नहीं होती। 360 में भी यही चीजें दे रखी है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें कुछ चीजें अलग है, एज का डिफरेंस है। ठीक है, तो बाकी चेंज सेम है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो इस पर एक इंपॉर्टेंट केस लो है, आप इसको नोट डाउन कर लो। एक इस पर केस है जुगल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जुगल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में ये कहा था कि जो एक्ट बना है ना, इसका मेन उद्देश्य क्या है, अपराधी को सुधारना। तो ये उपचारात्मक पद्धति पर आधारित है, उपचार करोगे आप उसका, ऐसा नहीं है कि आप उसको मेंटली टॉर्चर करोगे, नहीं, आप उसका उपचार करोगे, उसको सुधारने की प्रवृत्ति बताओगे उसको। तो मेन चीज इसमें ये। एक इस पर वेरी इंपॉर्टेंट केस लो, लिख लो इसको, 2006 का है, दलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वेरी इंपॉर्टेंट केस है। इसी में केस में कहा था प्रोबेशन एक्ट व सीआरपीसी की धारा 360 दोनों को एक्सिस के साथ लागू नहीं होती। दलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोबेशन एक्ट और धारा 360 सीआरपीसी को एक्सिस के साथ लागू नहीं होती, मतलब दोनों साथ साथ लागू नहीं हो सकती, या तो 360 अप्लाई करो या फिर ये एक्ट अप्लाई करो। अब एक लास्ट केस है इसका, सुदेश कुमार वर्सेस उत्तराखंड। सुदेश कुमार वर्सेस उत्तराखंड। तो जब ये हम जो एज देखेंगे ना प्रोबेशन, ये जो भी अपराधी है अपराध कब से किया, तो सजा जब देंगे ना उस समय उम्र देखी जाएगी उसकी। 21 साल का हम देख रहे हैं ना, जैसे 21 साल से कम है कि नहीं, सजा देंगे तब, ना कि अपराध किया उस तारीख को नहीं देखेंगे हम, क्योंकि अपराध किए जाने की तारीख के लिए कब हम देखते हैं, तो जोनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ेंगे हम तब। यहाँ पर हम तो सजा देने के टाइम पे इसकी एज देखेंगे क्या है। ऐसा नहीं है कि अपराध की तारीख को 21 साल से कम करता, नहीं, सजा दे रहे हैं ना हम, तब क्या एज है उसकी, तभी उसको लाभ मिलेगा इसका। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि जो अपराध के लिए किए जाने की तारीख से जो हम देखते हैं ना, तो वहां पर जाएंगे हम उस एक्ट में।
जुवेनाइल जस्टिस में यहाँ पर सजा दे रहे हैं ना, तो क्योंकि ये रिलीफ मिलती है प्रोबेशन की सेक्शन 3-4 की, सजा के स्टेज पे तो मिलती है, तो सजा के स्टेज पर हम उसकी एज देखेंगे, ना कि अपराध करने की तारीख से एज देखेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सुदेश कुमार के केस में ये कहा था। बस बाकी तो कुछ नहीं है इसमें, मेन चीज आप सारा इंपोर्टेंट हो ही गया इसमें। मेन चीज तो होगी देखो इसमें,